बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी को उसके वाइफ के मर्डर के केस में लगभग 4 महीने तक उसको जेल में रहना पड़ा, जो मर्डर उसने किया ही नहीं था। कोर्ट में उसके हस्बैंड ने मर्डर भी नहीं किया था और ना ही उस लड़की का कोई मर्डर हुआ था। कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई, फैमिली पूरी की पूरी बर्बाद हो गई और रिश्तेदारों में फैमिली का नाम खराब हो गया। लेकिन मेन दिक्कत की बात तो ये है, जिस लड़की का कत्ल का इल्जाम लड़की के ऊपर लगा था, वो लड़की अभी भी जिंदा थी और वो नोएडा में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। पुलिस उन्हें सच्चाई पता थी, उनके पास सॉलिड एविडेंस और सीसीटीवी कैमरा फुटेज था। फिर भी पुलिस मानने को रेडी नहीं थी कि हाँ, ये लड़की की खुद से भाग गई है। इन सब की वजह से एक बेगुनाह आदमी को सजा दी जा रही थी। पुलिस ये है हमारे बिहार के रंजीत कुमार की कहानी, जहाँ जिस जस्टिस सिस्टम इतना खराब हो चुका था कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। बिना कुछ किए हुए आपको अगर 4 महीने जेल में रहना पड़े, आप इमेजिन करो आपको क्या क्या। रंजीत कुमार एक सिंपल सा आदमी था जो कि बिहार वार्ड नंबर 10 में रहता था। एक नॉर्मल सी फैमिली में माँ बाप और एक लड़का था। मिडिल क्लास फैमिली का कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं, ना कोई बड़ा बैंक बैलेंस, ना कोई फैमिली में ज़्यादा कमाने वाला। फादर का एक छोटा सा बिजनेस था जिसमें फादर काफ़ी मेहनत करने के बाद उनके फादर का नाम रमेश कुमार का लास्ट होप उनका बेटा रंजीत कुमार ही था। 2 मार्च 2025 को रंजीत कुमार की शादी हो गई गुंजा देवी के साथ, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। शादी के कुछ दिन तो शुरुआत के बहुत अच्छे गए और 1 महीने बाद लगभग धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। गुंजा देवी, जो कि एक कृतपुर मठिया विलेज की रहने वाली थी, गुंजा देवी की शादी तो रंजीत से हो गई थी, लेकिन गुंजा का दिल और दिमाग कहीं और लगा हुआ था। उसके गांव में उसका एक कोई बॉयफ्रेंड रहता था, जिसके साथ वो शादी होने के बाद भी उससे कांटेक्ट में थी, उससे बातें किया करती थी। उससे 2 साल पहले से ही गुंजा देवी का ये रिलेशन चल रहा था, पर कभी भी गुंजा देवी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ, हमारे शादी के बाद मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। शादी के 1 मंथ बाद से ही उनके शादी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। गुंजा देवी कंटिन्यू हमेशा किसी न किसी लड़के से बात किया करती थी और उसके मम्मी के पूछे जाने पर वो डिफेंसिव हो जाती थी, घर में चिल्लाने लगती थी, हल्ला करने लगती थी और किसी को कुछ बताती नहीं थी। रंजीत कुमार की माँ प्रतिमा देवी काफ़ी दिनों से गौर कर रही थी कि मेरी बहू गुंजा देवी का दिल और दिमाग कहीं और लगा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा किसी से बातें किया करती है, दिन भर 10 से 15 कॉल कंटिन्यूअसली गुंजा देवी किसी न किसी से बातें किया करती थी। और उसका हस्बैंड, वो तो बेचारा दिन में बाहर मेहनत मजदूरी करता था अपने फादर के साथ, अपने छोटे से बिजनेस में काम करता था। लगभग 1 मंथ के अंदर ही गुंजा देवी अपनी मायके वापस चली गई कि गुंजा देवी के हिसाब से उनके ससुराल वालों की वजह से उसे इतनी जल्दी मायके वापस आना पड़ा। लेकिन नई शादी का मायके जाना ना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों ने उतना चीज नहीं सोचा, ना कि गुंजा देवी के फैमिली वालों ने कुछ उतना गलत समझा और ना ही रंजीत कुमार के फैमिली वालों को कुछ गलत लगा। पर ये सिचुएशन काफी अलग थी। गुंजा देवी के दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान चल रहा था, जो कि वो इस मंथ के बाद अपने मायके जाने के बाद एग्जीक्यूट करने वाली थी। मायके जाने के बाद जब वो उसके बाद अपने ससुराल आती है, लगभग 1 जुलाई 2025 की रात रंजीत ने काफी हिम्मत करके अपने बीवी गुंजा देवी से पूछा कि गुंजा, तुम ये इतनी बातें किससे करती रहती हो? मम्मी बता रही थी काफी दिन भर तुम कहीं और बातें करती रहती हो, मुझसे तो तुम बातें करती हो नहीं इतना, मैं तो काम में व्यस्त रहता हूँ, आखिरकार तुम बात किससे करती हो?
बेचारे हस्बैंड ने तो बस यही पूछा था। गुंजा देवी इसी पे डिफेंसिव हो गई और उसने घर में हल्ला चिल्ला करने लगा, काफी लड़ाइयाँ हुई इसी सब। और फिर 3 जुलाई 2025 को गुंजा देवी तकरीबन रात 12:07 पे घर से फरार। ना ही कोई लेटर, ना कोई किसी को उसने कुछ बताया। बिना बताए हुए गुंजा देवी अब अपने घर से फरार हो गई। यानी कि अगर देखा जाए तो गुंजा देवी अब अपने घर से भाग चुकी हुई है प्रॉपर्ली। गुंजा देवी को घर से बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई। और घर से बाहर जाते हुए गुंजा देवी ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई उसे अगर देखे भी तो उसे पकड़ ना पाए। पुलिस साफ फुटेज थी गुंजा देवी की भागते हुए, ना ही कोई उसको भगा के ले जा रहा था। गुंजा देवी का ये ऑलरेडी प्लान था कि घर में हंगामा करने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, ये गुंजा देवी ने ऑलरेडी सारी चीजें सोच रखी थी। रंजीत कुमार सुबह उठा तो वो उसने सबसे पहले अपनी बीवी को देखा। ना ही उसकी बीवी उसके साथ थी और तो और घर का दरवाजा भी बंद था। कोई नोट नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं और गुंजा देवी घर से गायब थी। शुरू में तो कुछ दिन रंजीत कुमार को लगा कि शायद घर की लड़ाई की वजह से गुंजा देवी अपने मायके चली गई है, पर मायके वालों से भी बात करने के बाद पता चला कि नहीं, वो तो यहाँ आई। उसे 3 दिनों के बाद 3 जुलाई 2025 को रंजीत कुमार ने पुलिस स्टेशन में अरेराज पुलिस स्टेशन मोतिहारी में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई कि मेरी बीवी घर से भाग चुकी है ऑन सीसीटीवी फुटेज के साथ। फिर भी पुलिस नहीं मान रही थी कि ये सीसीटीवी फुटेज असली है। उन्हें लग रहा था कि ये एक एआई वीडियो है। और स्टेशन ऑफिसर 4 जुलाई को किडनैपिंग का एफआईआर रजिस्टर किया प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। यहाँ से अब ट्विस्ट शुरू होता है। गुंजा देवी के पिता एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि मेरी बेटी को इन लोगों ने दहेज की वजह से मारकर कहीं फेंक दिया है। जबकि सीसीटीवी फुटेज में ऑलरेडी दिख रहा है कि गुंजा देवी खुद घर से बाहर जा रही है, ना कि उसके साथ कोई है और ना ही उसका हस्बैंड उसके साथ है, ना उसको कोई कुछ कर रहा है। गुंजा देवी के फादर ने मौत का एलिगेशन लगाते हुए पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन फाइल कर दी। इन्वेस्टिगेशन और बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना प्रोसीजर फॉलो किए हुए, बिना बेसिक डिटेल्स को चेक किए हुए रंजीत कुमार को घर से उठा के उसे पुलिस स्टेशन थाने में डाल दिया। लगभग 8 से 9 जुलाई के बीच गुंजा के घर वालों लगभग कुछ दिनों के बाद 8 से 9 जुलाई के बीच गुंजा के घर वाले एक फोटो लेके आते हैं और पुलिस स्टेशन में बताते हैं कि ये मेरी बेटी है और इसे इन लोगों ने मार के कहीं टाल दिया हुआ है। और पुलिस वालों ने ना फोटो का एनालिसिस किया, ना फोरेंसिक जांच कराया गया, ना फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हुआ और ऐसे ही उन्होंने ये चीज भी एक्सेप्ट कर ली। 9 जुलाई 2025 को रंजीत कुमार को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो भी मर्डर के केस में। एक आदमी जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो सिर्फ अपनी बीवी से यही पूछ रहा है कि गुंजा तुम इतनी बातें किससे करते हो, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ रहा है, वो भी मर्डर के इल्जाम में, जो मर्डर उसने किया ही नहीं है। सिर्फ ये पूछने की वजह से अब जेल में बंद है रंजीत कुमार। अब रंजीत कुमार के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी। कोर्ट में रोज का आना जाना, उसके खर्चे, वकील की फीस, ये सब देने के लिए रंजीत कुमार के पास ना ही उतना इनफ पैसे थे और ना ही रंजीत कुमार का जो सॉलिड एविडेंस था सीसीटीवी फुटेज, वो भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। लगभग इसी सब वजह से 4 महीने तक रंजीत कुमार को जेल में बंद रहना पड़ा। जबकि रंजीत कुमार को पता है मैं इनोसेंट हूँ, मेरी बीवी जिंदा है, वो कहीं ना कहीं है, भले ही वो मेरे घर पे नहीं है लेकिन वो जिंदा है, कहीं ना कहीं तो है रही होगी।
गुंजा ठीक से होगी भी या नहीं, कहीं कहीं गुंजा को कुछ हो गया तो नहीं गया हो। लेकिन गुंजा देवी का पूरा प्लान बना हुआ था कि उससे घर से भागने के बाद कहाँ जाना है। वो इस टाइम पे घर से भागने के बाद वो नोएडा में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। रंजीत को तो डर इस बात का लगा था कहीं गुंजा देवी को सच में किसी और ने मार दिया होगा, तो मैं तो ऑलरेडी जेल में हूँ ही, उस वजह से मैं प्रॉपर जेल में बंद हो जाऊंगा, मुझे मुझे मर्डर का केस लगेगा, मुझे मर्डर की सजा मिलेगी, ना कि उसने जिसने किया है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। रंजीत कुमार का हर एक बेल रिजेक्ट हो रहा था और पैसे की बर्बादी भी, और पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, कोर्ट में चार्जशीट, ये सारी चीजें बहुत ही। रंजीत कुमार की पूरी फैमिली टूट गई थी। एक तरफ बेटा जेल में है, एक तरफ बीवी का पता नहीं है कहाँ, जिंदा है भी या नहीं भी है। और इस वक्त राजेश कुमार का बिजनेस भी काफी हद तक बंद हो चुका था। प्रतिमा देवी हर हफ्ते अपने बेटे से मिलने जेल में जाती थी और उससे पूछती थी, बेटा तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। रंजीत कुमार हर बार यही बोलता है कि माँ मुझे कुछ नहीं पता है, आपने तो सीसीटीवी फुटेज में देख ही रखा है कि गुंजा खुद से भाग रही है, और तो और उसने दरवाजा भी बाहर से बंद कर रखा था। राजेश कुमार की फैमिली भी फाइनेंशियली पूरी तरह से टूट चुकी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर भी पैसे मांग रहे थे, 15 से 20 हजार रुपए डीजल के चार्ज कर रहे थे और बाकी का आप समझ ही सकते हो, जब पुलिस पैसे लेने लगे कोई चीज करने के लिए तो फैमिली तो मजबूर थी ही, उन्हें अपनी बीवी चाहिए थी, उनको कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना था। उन्होंने अपनी इस मजबूरी की वजह से उन्हें पैसे दिए भी। पुलिस ने सीसीटीवी के वीडियो का पूरा इग्नोर कर दिया। फैमिली के पास यही एक पुख्ता सबूत था कि हाँ, हमारे बेटे ने हमारी बीवी को नहीं मारा है, लेकिन पुलिस ये मानने को ही रेडी नहीं थी। बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो कि शुरू के पहले ही दिन होनी चाहिए थी, वो तक पुलिस वालों ने महीने तक हो चुके थे, वो बेसिक इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस वालों ने नहीं की। फिर सिर्फ गुंजा के फैमिली के प्रेशर में आने की वजह से पुलिस वालों ने रंजीत कुमार को उठा के ऐसे ही जेल में डाल दिया। जुलाई से सितंबर तक पुलिस ने 200 से भी ज्यादा पेजेस के कॉन्फिडेंशियल चार्जशीट फाइल कर दिए थे, जिसे तुम लोग अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को तो बिलीव भी नहीं होगा कि हाँ, ऐसा भी पुलिस कितना अंधी हो सकती है। एक मर्डर केस की चार्जशीट जिसमें कोई डेड बॉडी नहीं है, उस मर्डर केस की चार्जशीट लगभग 200 से 300 पेजेस के होना, ये सरासर पुलिस कोर्ट में जब बेल एप्लीकेशन फाइल हुई, रंजीत के लॉयर नरेंद्र जी के तरफ से असली ड्रामा शुरू हुआ। लोअर कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो रही थी क्योंकि चार्जशीट इतनी ठीक थी कि कोई भी जज देख के यही समझेगा ये केस तो काफी तगड़ा केस है, जिसके वजह से जज भी बेल रिजेक्ट कर रहे हैं। पर नरेंद्र जी ने यहाँ पर एक गेम खेला, उन्होंने सीधा बोला जज से कि जज साहब, ये 200 से 300 चार्जशीट की फाइल सही है, लेकिन जिस चीज पे है ना ही वो अभी तक बॉडी मिली है, ना ही लड़की का कुछ अता पता है, ना ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन हुई है, फिर आप ये कैसे हो सकता है। हायर कोर्ट में ये चीज नरेंद्र जी ने बोला, जिस टाइम पे जाके हायर कोर्ट में नरेंद्र जी ने ये बोला जिस टाइम पे जाके अब रंजीत कुमार को जाके बेल मिला। अब तक तकरीबन 4 महीने हो चुके हुए थे रंजीत कुमार को जेल गए हुए। रंजीत कुमार के बेल होने के बाद जब ये केस जुडिशियल जज के पास गया, जब जुडिशियल जज ने पूरी चार्जशीट पढ़ी और अब जज का कहना था कि ये मर्डर केस कॉप्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, ना ही बॉडी मिली है, तो ये चार्जशीट कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है। इस टाइम से ये केस पूरा का पूरा बदलने वाला है। जज ने कोर्ट को
जज ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नोटिस लिखा। नोटिस में प्रॉपर लिखा था कि जज को एक्सप्लेन करो, कोर्ट को एक्सप्लेन करो कि तुमने ये मर्डर चार्जशीट फाइल करी तो करी कैसे। तुमने बिना बॉडी रिकवर किए, बिना आइडेंटिफिकेशन किए बिना मर्डर का चार्जशीट फाइल कर दिया। ये नोटिस जब पुलिस स्टेशन पहुंची तब जाके पुलिस अपना काम करना शुरू किया। अब जाके फोन कॉल डिटेल्स चेक किया जा रहा था, जो कि काफी पहले ही हो जानी चाहिए थी। तब जाके पुलिस को दिखा गुंजा हमेशा किसी से बात किया करती थी। लगभग दिन के 10 से 15 कॉल, डेली के 10 से 15 कॉल गुंजा किसी से कंटिन्यूअसली बात करती थी। काफी फिर फोन डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस वालों को पता चला कि ये जिससे बात करती है वो तो नोएडा का कोई बंदा है। अब इस वक्त तक अक्टूबर आ चुका था। रंजीत 3 महीने से भी ज्यादा जेल में रह चुका था। रंजीत की लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। अब पुलिस के पास एक्सप्लेनेशन नहीं था कि कोर्ट के लिए इस टाइम तक अक्टूबर आ चुका था। रंजीत प्रॉपर 3 महीने से ज्यादा जेल में रह चुका था। कोर्ट में देने के लिए पुलिस वालों को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, फैमिली को देने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। नवंबर एंड तक लगभग 4 मंथ हो गए थे रंजीत कुमार को जेल गए हुए। अब इतने दिनों के बाद एक मिरेकल हुआ, वो भी पुलिस वालों की वजह से नहीं। ये भी मिरेकल हुआ। रंजीत कुमार के गांव वाले नोएडा में कहीं काम करते थे, उन्होंने उस लड़की को देखा। तब जाके उन्हें पता चला ये तो वही लड़की है जिसका मर्डर रंजीत कुमार ने किया है। तब उन लोगों ने जाके रंजीत कुमार की फैमिली को कांटेक्ट किया और उन्हें सारी की सारी बातें बताई। फिर भी पुलिस नहीं मान रही थी कि हाँ, ये कल पुलिस की सहायता लेते हुए प्रतिमा देवी ने सारी डिटेल्स निकाली और सीधा ही उस लड़की के रूम पर जा पहुंची। और लड़की ने जब दरवाजा खोला तो वो हक्का बक्का रह गई। और लड़की ने पूछा, आप कौन है? देवी का जवाब था, हमारे थाना बिहार से है। आप गुंजा देवी ही है ना जिसका ऑन मर्डर हो चुका हुआ है और आपके मर्डर के जुर्म में आपके हस्बैंड जेल में है। ये क्या आपको ये बात पता है? तो गुंजा देवी का जवाब था, हाँ मुझे ये बात पता है। तो उसी वक्त गुंजा देवी को अरेस्ट किया गया और मोतिहारी जेल में लाया गया। और फिर गुंजा ने इंट्रोगेशन में और फिर इन सब की वजह से एक अच्छी फैमिली पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी। लड़की का तो कुछ गया नहीं, लड़के का पूरा फैमिली खत्म हो चुका। कैन यू इमेजिन दिस? पुलिस को जो काम बहुत ही पहले कर जाना चाहिए था वो अब जाके उन्होंने किया। और इन सब की वजह से रंजीत कुमार के लगभग 4 महीनों जेल में बिताना पड़ा, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा करियर खराब हो गया और पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। रिश्तेदार इन सब लड़की सिर्फ ये इस लड़की की वजह से।